पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके शुरुआत 3 क्वेश्चन हैं। n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था n⁴ माइनस n² इज डिविजिबल बाई 4। तीसरा था आउट ऑफ n n+1 n+2 1 एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाई 3। ये तीनों क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसमें कि n³ माइनस n वो जो है उसको किससे डिविजिबल होना है, तो 6 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अगर गौर करें तो क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन n मिलेगा, यहां से बच गया n² माइनस 1। अब यहां पर देखें a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस b a प्लस b, यहाँ a हो गया है n और b 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग तो किससे चेक करना है, तो 6 से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 6³ प्लस r। n को हम डिवाइड की 6 से, कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर r बच गया। n इज इक्वल टू 6³ प्लस r। अब केस देखें हम लोग तो क्या क्या पॉसिबल है, r का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये सारे केसेस हमको मिलेंगे। ठीक है, तो उसका हमको यूज करना है। तो केस फर्स्ट अगर हम बात करें, केस फर्स्ट में n के बदले हम क्या पुट करेंगे, r के बदले क्या पुट करेंगे 0। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 6³ प्लस 0, 6³ ही रह गया, यानी कि देयरफॉर n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 इक्वल्स टू n के बदले 6³ यहाँ होगा 6³ माइनस 1 और ये 6³ प्लस 1। यहां से यहां तक को हम क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट के मान लिए, तो क्या आ गया ये 6 के फॉर्म में आ गया, मतलब 6 का क्या है मल्टीपल है, यानी कि देयरफॉर n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। अगर केस 2 का बात करें हम, तो केस 2 में r का वैल्यू क्या लेंगे हम, पहला 0 हो चुका है, दूसरे में 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6³ प्लस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको शो करना है n³ माइनस n के लिए, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। n का वैल्यू रखते हैं 6³ प्लस 1, इस n के बदले 6³ प्लस 1। अब इस वाले में n के बदले 6³ प्लस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 6³ प्लस 1 और प्लस 1, मतलब यहां से क्या रह गया 6³ प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल, तो यानी क्या हो गया इंटू 6³ इंटू 6³ प्लस 2, 1 प्लस 1 2। अब देख रहे हैं हम लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6, इस क्यू को साइड में कर दिए हैं, यहाँ पर ये 6³ प्लस 1 और यहाँ 6³ प्लस 2। अब इन सारे टर्म यहां से लेके यहां तक को हमको एक कांस्टेंट मान लिए m, तो क्या आ गया 6m आ गया, तो यानी ये किससे डिविजिबल हुआ, देयरफॉर डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 और 5, और हम क्या देखेंगे हर एक केस में, ईच एंड एवरी केस इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें अगर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, n⁴ माइनस n² इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर हमको किसके लिए करना है, तो फॉर n का पावर 4 माइनस n² के लिए किससे डिविजिबल चेक करना है, तो 4 से। तो यानी यहाँ पर हम n का वैल्यू क्या लेंगे 4³ प्लस r। r का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। देखते हैं हम लोग केस फर्स्ट बनाकर, केस फर्स्ट में क्या होगा r इज इक्वल टू 0, किसके लिए करना है n का पावर 4 माइनस n² के लिए, n² इसमें कॉमन ले लें, n² माइनस 1। पहला बार में जब हम पुट करें r का वैल्यू 0, तो n क्या रह गया 4³ प्लस 0, मतलब 4q ही पुट करते हैं यहाँ पर, तो 4q का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 16q², 4q² माइनस 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 4q², 4q²। यहाँ पर मैंने 16 को 2 बार ब्रेक किया है, इसमें 4 इंटू 4 में, क्यों, क्योंकि किसी डिविजिबल चेक करना है 4 से, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में ब्रेक किए। अब इस सारे टर्म को हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं k,
तो ये क्या हो गया 4k, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब हम सेकंड केस के लिए बात करें अगर, तो सेकंड केस के लिए r का वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि इस केस में यहां लिख देते हैं केस 2 r इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 4q प्लस 1 मिलेगा हमको। अब आते हैं n स्क्वायर माइनस 1 के लिए, तो इसको और अगर हम ब्रेक करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर n के बदले 4q प्लस 1 और माइनस 1 तो ऑलरेडी है, 4q प्लस 1 और यहाँ फिर प्लस 1 और ये 1 कैंसिल, मतलब 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4q 1 प्लस 1 2। देख रहे हैं यहाँ पर 4 आ जा रहा है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा हम लोग को। यहां से यहां तक के टर्म को हम क्या मान लें, कोई कांस्टेंट p, तो क्या आ जाएगा ये 4p, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4। इस तरह से हम लोग केस 3 और केस 4 लेंगे और हम लोग देखेंगे क्या चीज कि वो किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। एक्शन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। इस पर मैंने कल क्वेश्चन बताया भी था। इसमें क्या कर रहा है, या तो n मतलब n या n प्लस 1 या n प्लस 2, इन तीनों में से कोई एक मेरा डिविजिबल होगा, किससे, तो 3 से। तो इसमें देखें हम लोग तो किससे कह रहा चेक करने के लिए, 3 से। तो n बराबर बताइए क्या लिखा जाएगा, तो 3q प्लस, पहला जो क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है ऑड और इवन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन था कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो मैंने बताया था ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या था, तो 2n प्लस 1। ठीक है, बहुत बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जा रहे हैं और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 डिफरेंट लेंगे। तो पहला मैंने लिया है 2n प्लस 1, दूसरा मैंने मान लिया 2p प्लस 1 और तीसरा मैंने ले लिया है 2q प्लस 1। अब इन तीनों का सम क्या दिखाना है, तो ऑड दिखाना है। तो सम करते हैं 2n प्लस 1, 2p प्लस 1 और 2q प्लस 1। देखिए यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 2p प्लस 2q और 1 प्लस 1 2, और यहाँ 1 को साइड रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में देखें हम तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन है, तो n प्लस p प्लस q प्लस 1 और इस साइड में 1 रह गया। इन सारे कांस्टेंट को हम कुछ मान लेते हैं m, और ये क्या आ गया 2m प्लस 1। ये किसका फॉर्मेट है, ऑड नंबर का, यानी कि देयरफॉर सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चन में है तो कह रहा सम ऑफ 2 ऑड एंड 1 इवन इज इवन, मतलब 2 ऑड और एक इवन नंबर का सम क्या होगा, तो इवन होगा। तो यहाँ पर हम इवन नंबर कौन कौन ले रहे हैं, ध्यान देना है कि सेम नहीं ले, अलग अलग। 2n मान लिया पहला, दूसरा 2p, और ऑड नंबर के लिए हम ले रहे हैं 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या शो करना है हमको, 2 ऑड। यहां पर बोल रहा है 2 ऑड, तो 2 ऑड के लिए हम ले रहे हैं 2n प्लस 1, 2p प्लस 1 और एक इवन है, तो इवन के लिए मैंने मान लिया 2m। अब इन तीनों का सम, तीनों का सम के लिए क्या होगा, 2n प्लस 1, 2p प्लस 1 और यहाँ 2m। देखें हम तो क्या हो जाएगा इसका सम, 2n प्लस 2p प्लस 2m और यहाँ पर 1 प्लस 1 2। सब में कॉमन क्या नजर आएगा, 2 कॉमन नजर आएगा, n यहाँ से p, यहाँ से m और यहाँ से 1, और इन सारे को हम कुछ कांस्टेंट मान ली x, तो क्या आ गया 2x। अब बताइए आप लोग 2x किसका फॉर्मेट है, इवन नंबर का, मतलब सम ऑफ 2 ऑड एंड 1 इवन इज इवन। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ 2 इवन एंड 1 ऑड इज ऑड, मतलब 2 इवन और एक ऑड का सम क्या होगा, तो ऑड होगा। तो 2 इवन बोल रहा है, तो 2 इवन हम क्या ले रहे हैं, 2n और 2p, और एक तीसरा ऑड है, तो ऑड के लिए हम मान लेते हैं 2m प्लस
1। अब बताइए इन तीनों का सम क्या होगा, तो 2n प्लस 2p प्लस 2m प्लस 1। इन तीनों में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले ली, n प्लस p प्लस m, और यहाँ साइड में 1 रह गया। इन सारे कांस्टेंट को हम कुछ मान लिख के तो क्या दे देगा, 2k प्लस 1। हम लोग जानते हैं 2k प्लस 1 2p प्लस 1 किसका फॉर्मेट है, ऑड का, मतलब सम ऑफ 2 इवन एंड 1 ऑड इज, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन। ध्यान देना होगा इस वर्ड पर, 2 कंसेक्यूटिव। कल मैंने बताया था कंसेक्यूटिव इवन के लिए क्या लेते हैं और कंसेक्यूटिव ऑड के लिए क्या लेते हैं। खैर मैं फिर से बता देता हूं, अगर इवन रहा कंसेक्यूटिव में तो हम क्या लेंगे, 2n प्लस 2 2n प्लस 4 etc। ऑड के लिए अगर बात करें तो 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखें हम तो किसका जिक्र हो रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इवन का, तो हम ये और ये ले लेंगे। क्या कह रहा है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, किससे डिविजिबल, 4 से। तो पहला हम नंबर मान रहे हैं 2n और दूसरा नंबर मेरा है 2n प्लस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2n इंटू 2n प्लस 2, यहाँ हो गया 2n, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ से n और यहाँ से 1, 2 इंटू 2 4, 4n इंटू n प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक को हम कोई कॉन्स्टेंट मान लिख के ये क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा। मतलब वो किसका डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल होगा, 4 से। therefore it is divisible by 4। और फिर हम लोग का हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था मैंने कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम होगा वो किससे डिविजिबल होगा, तो 4 से। ध्यान देना यहाँ पर सम दिया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट था, तो जहां जो रहेगा उसको यूज करेंगे। तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर x है, इसको मान लिया मैंने 2n प्लस 1। दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, तो 2n प्लस 3 लिखवाया है मैंने अभी। इन दोनों का सम मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 3, 2n प्लस 2n 4n, 1 प्लस 3 4, दोनों में कॉमन 4, यहाँ n प्लस 1। इसको मैंने कुछ कांस्टेंट m मान लिया और ये क्या आ गया 4m, मतलब therefore it is divisible by 4। हो गया सॉल्यूशन। रुक जाना, 5 सेकंड बाद 1 2 3 4 5 गिनना। कल एक क्वेश्चन आया था, बुक का ही क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इन द फॉर्म ऑफ 1190m एंड 1445m। इस फॉर्म में लिखना है। पहले किसको, तो HCF को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका HCF फाइंड करेंगे। तो बताया है मैंने, सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड करते हैं हम 1445 को 1 बार में, यहाँ देखें हम तो 4 बार में, यहाँ देखें यहाँ पर ये क्या हो गया, तो डिवीजन हो गया। देख रहे हैं लास्ट डिवाइजर कौन मेरा है, तो 85 है, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब आते हैं इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है बताइए, 1445 डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 255। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आया तो यहाँ पर डिविडेंड कौन है, तो 1190 है, डिवाइजर कौन है 255,
255 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 170। इस बार मेरा डिविडेंड कौन है, तो 255 है। 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85। इस बार 170 है डिविडेंड, इसको 85 इंटू 2 प्लस 0, यानी ये वाला स्टेप मेरा क्या देगा, तो एचसीएफ देगा। एचसीएफ क्या हो गया मेरा, 85 हो गया। तो ये तो हो गया एचसीएफ निकालने का काम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, 1190m प्लस 1445n, इस फॉर्म में लिखना है। मतलब ये जो एचसीएफ आया है 85 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 1190m प्लस 1445n, ये फॉर्म में लिखना है। और किस तरह से, तो m और n का वैल्यू फाइंड करके तब लाना हमको है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें हम लोग तो 4 इक्वेशंस टाइप के नजर आ रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से इक्वेशन में हमको इधर हमको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर जैसे का तैसे रहेगा। इधर देखें हम लोग, तो किस इक्वेशन में, चारों इक्वेशन में से किस में से 85 निकल रहा है, मतलब 85 का वैल्यू हम किस में से निकाल सकते हैं। तो देखें हम, तो 85 को हम हटा सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, नजर आ रहा है इसमें और इसमें, फिर इसमें निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो यहां से देखें तो 85 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये इधर जाएगा, 85 को हम क्या लिख दिए, 255 माइनस 170 इंटू 1। देखिए यहां पर इस 85 को हम क्या लिख दिए, तो 255 माइनस 170 इंटू 1, बस कल इसको इधर लेके चले गए हैं, ठीक है। और बाकी इधर का इधर ही रहेगा, 1190 प्लस 1445n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हमको हटाना है 255 को और 170 को, ठीक है। तो 255 कहाँ से हटेगा बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में 255 नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम 255 का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, 1445 माइनस, इसको इधर लेके आएंगे 1190 इंटू 1, ठीक है। अभी ये वैसे का वैसे ही है, और यहां ये लिख दिया मैंने। चलिए अब ये तो वैसे का वैसे ही है। अब बारी यहां पर है 170 को रिप्लेस करने का। तो 170 कहां से रिप्लेस होगा, तो देख रहे हैं इस इक्वेशन में 170 है, ठीक है। तो यहां से 170 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1190 माइनस ये वाला इस तरफ 255 इंटू 4, मतलब 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू 4, ठीक है। अब देखें हम लोग, तो 1445 एक बार आया है और 1190 दो बार आ चुका है, तो -2 इंटू 1190, 4 को 4 ही रहने दिए। 255 का वैल्यू हमको फिर से यहां से निकालना होगा, यहां से निकालते हैं 1445 माइनस 1190, तो ये क्या हो गया, तो 1445 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1190 प्लस 4 इंटू 1445 माइनस 4 इंटू 1190। अब देखिए यहाँ पर 1445 ये टर्म कितनी बार आ चुका है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 बार, 4 और 1 ये 5, मतलब 5 बार आ चुका है 1445, और 1190 माइनस 4 यहाँ और माइनस 2 मतलब -6 बार ये आया है। और हम किसको लिख रहे हैं, 85 को ही लिखते जा रहे हैं, यानी यहां पर इसको रिपीट करते चले जाना है। तो यहां पर क्या बनेगा ये, तो 1190m प्लस 1445n। अब इक्वेट करते हैं हम, तो देखिए LHS और RHS में 1190m इस वाले से इक्वेट होगा। तो अगर हम यहां से इक्वेट करके देखें तो यहां भी 1190, यहां भी 1190, तो ये जो m है वो किससे इक्वेट हो जाएगा, -6 से, मतलब m का वैल्यू -6। और अब दूसरी बार में बात करें 1445n, n किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस 5 से, मतलब n का वैल्यू 5 हो जाएगा।
और इस तरह से मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या देखना है, तो किसी एक नंबर को हम दूसरे नंबर की हेल्प से किस तरह रिप्लेस करना है, यही आपको बेसिकली देखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मेट मेरा बस यही और इसी के फॉर्म में आए, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसी के फॉर्म में, दूसरा कोई और नहीं। तो दूसरा कोई अगर आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बस यही दो के फॉर्मेट में लेके चलना है पूरे क्वेश्चन को, और फिर लास्ट में आपको इसी का फॉर्मेट लास्ट में मिल जाएगा और फिर इक्वेट कर देना है, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें हम लोग क्या दिया हुआ है, n है, n+1 है और n+2 है। किससे डिविजिबल चेक करना था हमको, तो 3 से। तो हम n के बदले क्या लिखेंगे, 3q प्लस r, जहां पर r का वैल्यू क्या होगा 0, 1 और 2। ठीक है, तो केस फर्स्ट में अगर बात करें हम लोग, तो केस फर्स्ट में n का वैल्यू क्या रहेगा 3q। ठीक है, क्योंकि r का वैल्यू 0 पुट किया ना। अब आप लोग बताइए हमको दिया हुआ क्या है, n है, n+1 है और n+2 है। तो n के बदले हम क्या ले रहे हैं 3q, तो यहाँ ये 3q बनता है, यहाँ पर ये 3q+1 बनता है और यहाँ पर ये क्या बनता है 3q+2 बनता है। अब यहाँ हम देखें इन तीनों में, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, लेकिन क्या ये डिविजिबल है 3 से, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3q+1 रिमाइंडर 1 बच गया है। दूसरे बार में अगर बात करें हम लोग, तो ये भी क्या है डिविजिबल 3 से, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच गया है। मतलब इन तीनों में कौन डिविजिबल हुआ पहले बार में, तो ये हुआ है। ठीक है, तो ये होगा मेरा केस फर्स्ट का बात। अब अगर हम बात करें केस 2 में, केस 2 के लिए अगर बात करें r का वैल्यू तो क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब n = 3q प्लस r का वैल्यू 1। अब फिर चेक करते हैं हम, n के बदले पुट किए 3q+1, यहाँ है n+1, तो ये क्या हो जाएगा 3q+1 इस n के बदले और ये 1, मतलब 3q+2। n+2 का जिक्र करें अगर, तो 3q+1 n के बदले और यहाँ 2, मतलब 3q+3, दैट इज 3 कॉमन, q+1 इसको हम कुछ कांस्टेंट माने तो 3p। तो फिर क्या देखते हैं, ये मेरा डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है और ये मेरा डिविजिबल है। मतलब ईच एंड एवरी केस हम क्या देख रहे हैं कि दो जो है मेरा डिविजिबल नहीं दे रहा है, लेकिन थर्ड जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, कोई एक। अब यहाँ पर अगर हम देखें केस थर्ड में, तो केस थर्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम, r का वैल्यू 2, तो n क्या बन जाएगा मेरा, तो 3q+2। अब देखें हम लोग, पहला केस था n, तो n के बदले 3q+2, दूसरा n+1 है, मतलब 3q+2 और 1 तो 1 ही रह गया। n+2 के लिए हम बात करें तो 3q+2 और +2, ये तो वैसे ही रह गया। ये हो गया 3q+3, अगर 3 कॉमन ले लें तो q+1 से कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं m, तो ये हो गया 3m। अब इसके बारे में बात करें 2+2 4, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3+1, इन दोनों में कॉमन मिला 3, यहां से q+1 और साइड में ध्यान देना है, यहाँ पर साइड में 1 बचा हुआ है। तो अगर हम इसको कुछ मानते भी हैं, x भी मानते हैं अगर, तो ये क्या देगा 3x+1, मतलब रिमाइंडर इसका 1 बचा हुआ है। लेकिन देखें अगर हम लोग, तो ये मेरा डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये डिविजिबल नहीं, ये डिविजिबल है, ये भी नहीं हुआ। तो मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था कि 1 एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ भी हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, इन तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा, इन तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा और इन तीनों में से कोई एक केस डिविजिबल होगा। मतलब किसी भी केस में अगर बात करें रिमाइंडर r का वैल्यू 0, 1 या 2, तो उन तीनों में से कोई एक मेरा डिविजिबल होगा और बाकी दो डिविजिबल नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन हमको प्रूव करना था।